Good morning. Very good morning, all of you. Good morning. Very good morning, all of you. परमानंद, मोहम्मद, शयान, सुजीत कुमार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। स्लाइड आ रही है क्या? स्लाइड आ रही है क्या? स्लाइड नहीं आ रही आज। अच्छा, तो स्लाइड के साथ थोड़ा सा दिक्कत है क्या आज? इसको स्टॉप किया। पावर ऑफ। रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। आप भी रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश कर रहा हूँ। आ गई क्या? हाँ, स्लाइड ही नहीं आ रही है। क्या दिक्कत है स्लाइड? नहीं, छुट्टी तो नहीं है, 2-3 बार प्रयास करने दो।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ तक सब सही चल रहा है, स्लाइड क्यों नहीं आ रही? हाँ, हेल्प टीम से पूछ रहा हूँ, टेक्निकल टीम से बिल्कुल वही कोशिश कर रहा हूँ। वही कोशिश कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम तो नहीं है, नेट तो अच्छा आ रहा है। हाँ, रीस्टार्ट करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल रीस्टार्ट करता हूँ। ये तो मैंने क्या कंप्यूटर से हिंदी वाली स्लाइड ही शो करी है अभी, ताकि क्या जब तक नहीं आए तब तक हम कुछ तो पढ़ाई करें। देखिए स्लाइड आ गई क्या? स्लाइड तो नहीं है, ये अभी का जो पीडीएफ है लेटेस्ट वो है ना। अब मैं इसमें आगे ले चल रहा हूँ आपको। ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए कॉपी ले लीजिए। दिख रहा है क्या? पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्या दिखाई दे रहा है मुझे बता दीजिए। एक लाइट रे आ रही है 60 डिग्री पर, उसमें से कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, और आपसे कहा गया है क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए मैं वापस कोशिश करता हूँ। आप बताइए आ गई क्या? स्लाइड आ गई क्या पढ़ाने के लिए? ब्लैंक स्लाइड। एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ? एवरीथिंग इज ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। बढ़े आगे। ओके ओके। तो कल हम बात कर रहे थे लेटरल शिफ्ट की और नॉर्मल शिफ्ट की। मैंने आपको एक ही डायग्राम में बता दिया था। आज उसी को हम आगे बढ़ा के ले चलते हैं कि लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट कैसे करें। लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट कैसे करें, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ।
वैसे तो फॉर्मूला याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है। देखें, मेरे पास एक स्लैब है, ठीक है, यहां से लाइट रे आ रही है। अगर ये स्लैब नहीं होती तो क्या ये सीधी जाती? मानते हैं स्लैब नहीं होती तो ये सीधी जाती, बिल्कुल ठीक बात है। ये मैंने नॉर्मल खींचा, ये आई एंगल पर आप आए, ठीक है, रेयर से डेंसर जाएंगे, ये आप नॉर्मल की तरफ मुड़ गए आर। ये सोचिए क्या ये आई माइनस आई होगा, क्योंकि पूरा आई होगा वो वर्टिकल अपोजिट, उसमें से आर खर्च हो गया। यहाँ मैंने फिर नॉर्मल खींचा और ये जब रिफ्रैक्ट होके निकलेगी बिल्कुल इसके पैरेलल निकलेगी, किसी तरह का इसमें डेविएशन नहीं आएगा। ये कहलाता है नॉर्मल शिफ्ट। आप यहां से निकाल सकते हैं या यहाँ परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मुझे ये फाइंड करना है। लेट इस पॉइंट को बोल दें P, इसको बोल दें Q, इसको बोल दें S, इसकी थिकनेस मान लें आप T, इसका म्यू यहाँ 1। देख लीजिए सब सही है क्या यहाँ तक? इसको आगे बढ़ा दीजिए। चलिए, मैथमेटिक्स है, 5 मिनट में आपको मैं मैथ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप ये समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करिए, इस पॉइंट पर स्नेल लॉ लगा दीजिए, चिल्लाइए। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। क्यों आई दे रखा होगा तो आप आर यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं साहब, पी टी क्यू, ये मुझे दिखाई दे रहा है टी, ये मुझे दिखाई दे रहा है आर। देख लीजिए, मुझे पी क्यू फाइंड करना है। याद करिए, जिस साइड पे दो एंगल बनते हैं वो तो बेस हो गया, 90 के सामने वाला हाइपो हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। मुझे बेस पता है और मुझे हाइपो चाहिए। बताइए मैं क्या लगाऊं, साइन कॉस या टेन? बेस पता है, हाइपो चाहिए, क्या लगाएं? बेस और हाइपोटेनियस को कौन रिलेट करता है? कॉस। तो यहाँ कॉस लगा दिया आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस टी, हाइपो पी क्यू, तो पी क्यू आ गया बच्चे टी बाय कॉस। कभी कभार ये भी पूछ लेता है वो, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी स्लैब के अंदर। ना वो नॉर्मल शिफ्ट पूछ रहा है, ना लेटरल शिफ्ट पूछ रहा है, यही पूछ लेता है स्लैब के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, दैट इज पी क्यू टी बाय कॉस आर। बोलिए बात क्लियर है? बढ़े आगे। अब इसी ट्राइंगल को मैं बात पे बार बना रहा हूं, ये P, ये Q, ये परपेंडिकुलर। आराम से बताइएगा, ये I माइनस आर बड़ा कर देता हूं। अब मुझे चाहिए क्या, 90 और जिस साइड पे दो एंगल बने, ये बेस, 90 के सामने वाला हाइपो,
ये परपेंडिकुलर, मुझे QS फाइंड करना है और मुझे हाइपो पता है। अब मुझे बताइए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कौन जोड़ेगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कौन जोड़ेगा? साइन थीटा बराबर T/H। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनियस PQ, then QS comes out to be PQ sin I minus R। PQ डाल दीजिए, T by cos R sin I minus। वैसे तो कभी पिछले 10 साल में पूछा नहीं गया, पर किताबों में दे रखा होता है, मॉड्यूल में प्रश्न है, रेस में है, आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। ये कहलाता है लेटरल शिफ्ट। ये तो याद करते ही हैं बच्चे, पेपर में ये पूछ लिया गया था एक बार, स्लैब के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर होगी? PQ बराबर T बाय cos R। मेरे हिसाब से पूरी मैथमेटिक्स है, डाउट आना नहीं चाहिए। तो क्या लेटरल शिफ्ट याद है? क्या लेटरल शिफ्ट याद है? बोल लीजिए, T बाय cos R sin I माइनस R। T बाय cos R sin I माइनस R। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चले, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, फिर आज TIR पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है एक रे ऑफ लाइट AO इंसिडेंट हुई 60 डिग्री पर, इसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। इट इज गिवन दैट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट 90 डिग्री पर है, ये गिवन है। नीचे कोई ऑयल भरा हुआ है, आपसे पूछा गया है फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। बिल्कुल स्नेल्स लॉ लगा के कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पेन पेपर लेके अच्छे से करें। √3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये 60 है तो ये 60 होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के नियम से आप जानते हैं एंगल I बराबर एंगल R। ये 60 है यहां से लेकर यहां तक, ये 90 है, तो 90 और 60 150, ये होगा 30 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। बस सवाल खत्म। आप स्नेल्स लगा दीजिएगा, ऊपर का 1 ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल, sin 60 √3/2 sin 30, तो म्यू आ जाएगा √3। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री पर है।
एंगल एक बार वापस समझा देता हूं। देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये 60 गिवन था, तो क्या ये 60 होगा? बताओ भाई, अभिषेक पटेल, अजय, शेफाली, सुजीत, ईशान। सही है। फिर वो कह रहा है जो रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये 90 गिवन है। अब होता क्या है, अपन बचपन में पढ़ते हैं ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए, तो 60 प्लस 90 प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180। तो थीटा 180 माइनस 150, थीटा इज 30, ये वाला 30। ओके है क्या? दृष्टि जजोडिया क्लियर हो गया बेटा? अभिषेक पटेल, अजय, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए तो मजा आ जाएगा। एक स्लैब है, जिसकी विड्थ है 2 मीटर। लाइट आई 45 डिग्री पर, लाइट आ रही है 45 डिग्री पर। म्यू आपको दे रखा है √2। आपसे पूछा गया है टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द स्लैब। अब मजे की बात है, आपको पता होगा यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट स्लैब के अंदर ये डिस्टेंस चलेगी। लाइट स्लैब के अंदर ये वाली डिस्टेंस चलेगी। अब ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अभी अपन ने करा था। अब इसमें 3 फंडे लगाने पड़ेंगे। 3 फंडे क्या? पहले तो आपको डिस्टेंस ए बी डायरेक्ट याद हो तो मजा आ जाए। क्या होती है? पी बाय कॉस आर। आर में फंसेंगे, आर कहां से लाएंगे? स्नेल्स लॉ से। ऊपर का 1, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, 1/√2 म्यू √2 साइन आर, 1/2 साइन आर, तो आर आ गया 30। ए बी टी बाय कॉस आर, कॉस 30, ए बी आ गया। तो आपके पास ए बी आ गया। अब आपसे पूछा टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ए बी, स्पीड में फंस जाओगे, क्योंकि स्पीड 3 × 10⁸ तो वैक्यूम में होती है, और स्लैब में स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। म्यू √2 3 × 10⁸, तो वी आएगा 3 × 10⁸ अपॉन √2। इसलिए प्रश्न बढ़िया लगता है कि वो आपसे पहले वी भी निकलवाएगा, वो आपसे एंगल भी निकलवाएगा, वो आपसे ए बी भी निकलवाएगा, और फिर आपसे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लगवाएगा। तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ सर, अब मेरा सवाल सॉल्व होगा। इसलिए सवाल बेहतरीन है, सवाल बेहतरीन है। और अब चाहें कि सर मुझे टी बाय कॉस आर ये नहीं याद करना, तो भी आप कर सकते हैं कि सर मैं टी बाय कॉस आर याद नहीं करना चाहता, तो आप वो बेसिक लगा लीजिए।
ये 90, ये r तो निकालना ही पड़ेगा। अब यहां से cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 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 हो जाएगा 2 हाइपो ए बी आ जाएगा 2/cos 30। सत्य प्रकाश कुमार पाठक कह रहे हैं बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा। सत्य प्रकाश कैसे करेंगे बिना फॉर्मूले के, बताओ। क्या स्नेल्स लॉ लगाने जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लगाना पड़ेगा? क्या म्यू बराबर c/v नहीं लगाना पड़ेगा? बताइए प्लीज। सत्य प्रकाश सबकी सहायता करिए, सबको एक नया ज्ञान दीजिए। बगैर शिफ्ट के कैसे, बगैर फॉर्मूले के कैसे हो जाएगा? सत्य प्रकाश कुमार पाठक कह रहे हैं लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। बेटा लेटरल शिफ्ट तो पूछा ही नहीं है ना, मैंने लगाया है। लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट तो बेटा ये होता है सत्य प्रकाश, लेटरल शिफ्ट तो ये होता है बेटा। आप मुझे बताइए बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे? क्या म्यू बराबर c/v नहीं लगाएंगे? क्या स्नेल्स लॉ नहीं लगाएंगे? क्या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लगाएंगे? सत्य प्रकाश कह रहे हैं सॉरी सर, इट्स ओके, इट्स ओके सत्य प्रकाश। चलें आगे बढ़ें। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल था जिसमें लेटरल शिफ्ट नहीं पूछी थी। बेसिक बेसिक फंडे से आप सवाल कर सकते हैं। फिर मैंने कल आपको सिखाया था बहुत सारी अगर पैरेलल सरफेस हो तो भी आप स्नेल्स लॉ किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब बहुत सारी पैरेलल सरफेस दे रखी है, लाइट आ रही है यहां से, ये लाइट आई साहब 45 डिग्री। आपसे पूछा है √2 मीडियम वाले में, √2 मीडियम वाले में जब लाइट आएगी तो बताइए नॉर्मल के साथ वो कितना एंगल बनाएगी? एंगल मेड बाय light ray with normal in the medium of refractive index √2। आप क्या करें, डायरेक्ट पहले और √2 वाले में स्नेल लॉ लगा दीजिए, मजा आ जाएगा। आपको कहीं भी बाएं दाएं भागने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा? 1 sin 45 इक्वल टू √2 sin r, ये 1/√2, ये √2 sin r, तो sin r आ जाएगा 1/2, r आ जाएगा 30। मेरे हिसाब से बेसिक बेसिक बातें हैं, स्नेल के नियम और बेसिक फंडे से आप इसको कर सकते हो। कल हमने नॉर्मल शिफ्ट वाली बात कर ली थी, लेटरल शिफ्ट वाली बात कर ली थी। क्या टॉपिक को आगे बढ़ाएं, TIR की तरफ बढ़ें? क्या टॉपिक को आगे बढ़ाएं, TIR की तरफ बढ़ें? ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए देखिए, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आज इसकी काफी बातें करेंगे और कल इसके क्वेश्चन करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने वैसे तो 12th में अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। स्लाइड नहीं आ रही क्या? स्लाइड नहीं आ रही क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो बहुत अच्छे से देखिए। पहली बात तो ये तभी सोचिए जब आप डेंसर से रेरर जा रहे हो, तभी परमिशन लेनी है, तभी आपको सोचना है। पहली मोटी बात, डेंसर से रेरर जाओगे तभी आपको इस बारे में सोचना आना चाहिए। ये बिल्कुल वही बात है, अपना जो घर है वो है डेंसर और बाहर का जो खुला वातावरण है वो है रेरर। देखिए रेरर से डेंसर आने के लिए आपको कोई परमिशन लेनी पड़ती है, आप घर में हमेशा के लिए वेलकम है। पर अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो फिर आपको अपने पिताजी से माताजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो बिल्कुल वैसे याद रखिए, डेंसर से रेरर जाने के लिए आपको हमेशा कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या आप रेरर में जा भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, एनर्जी पूरी रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। अब कारण क्या है, क्या फंडे हैं, वो आप सब सीखते जाइए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए नीचे डेंसर है, ऊपर रेरर है, ये म्यू है, ये 1 है, यहाँ कोई लाइट का सोर्स। अब देखिए क्या होगा, ये लाइट आई, किसी एंगल पे आई, बताइए कहाँ जा रहे हैं, डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर आपने एंगल बढ़ाया, आप देख सकते हैं ये एंगल पहले से ज्यादा है, तो ये भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, स्नेल लॉ जिंदाबाद। म्यू साइन आई, ऊपर का 1 ऊपर का आर, तो म्यू साइन आई बराबर साइन आर। जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे बट ऑब्वियसली आर भी बढ़ेगा, आप नॉर्मल से दूर जाते जाओगे। आपने एंगल और बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते एक स्पेशल एंगल कर दिया विच इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। और अगर आप क्रिटिकल एंगल पे आओगे तो बैंड होते 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 ये बैंड बढ़ा, ये बैंड बढ़ा, ये बढ़ते बढ़ते हो गया 90%। इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री आ हो गया। मजे की बात है आप अभी भी नहीं रुके और अब आपने एंगल इतना बड़ा कर दिया कि वो क्रिटिकल से भी बड़ा हो गया। अब लाइट रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज TIR। मैंने डेंसर से रेरर क्यों बोला था, अब वो आप समझ सकते हैं अजय, क्योंकि डेंसर से रेरर जाएंगे तो क्या होगा, अवे होगा, अवे होगा तभी तो आप बैंड होते 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 100% नीचे आ जाएंगे। रेरर से डेंसर में तो टूवर्ड्स होता है, तो कभी भी सेम मीडियम में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या ये बात ठीक है क्या? तो पहली बात मुझे समझ में आ गई कि डेंसर से रेरर होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन बताइए, द सेकंड कंडीशन इज आपका जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तभी एनर्जी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। अब प्रश्न ये होता है कि आशीष सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं। अब मैं आपको उस बात को समझाता हूं, आपको मजा आएगा क्यों इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। उस पर गौर करिएगा। होता क्या है, जब मैं यहां बात कर रहा हूं 1 पर, तो पता है एनर्जी का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है और एट द सेम टाइम बेटा कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा। मान लो 60% रिफ्लेक्ट हुआ है
तो 40% या 60% रिफ्लेक्ट हुआ होगा। फिर वापस देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, इस सेकंड केस में भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ होगा। इस तीसरे केस में भी, क्रिटिकल एंगल के केस में भी कुछ पार्ट 90 डिग्री पर गया है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ होगा। पर बेटा जी जो चौथा केस है वो बड़ा जबरदस्त है। इस वाले केस में 0% रिफ्रैक्शन हुआ और 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई। That's why this is known as the word total internal reflection। टोटल शब्द की आपको फील आ गई होगी, क्योंकि हर बार दोनों पार्ट होंगे, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा। क्रिटिकल एंगल ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब आप क्रिटिकल एंगल पर आओगे, तब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90। ये स्टैंडर्ड है। और मजे की बात है, ये 2019 का क्वेश्चन भी है नीट का। यही पूछ लिया एग्जामिनर ने कि टीआईआर के समय अगर आप क्रिटिकल एंगल पर आते हो तो उस समय का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। द आंसर इज 90 डिग्री। अगर मैं यहां स्नेल्स लॉ लगाऊं तो बताइए स्नेल्स लॉ क्या होगा, बहुत आसान। नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, तो साइन थीटा सी निकल के आ जाएगा 1/μ। क्या इसको याद रखना फायदेमंद है? हाँ, 90% सवाल 1/μ से हो जाते हैं, 90% सवाल 1/μ से हो जाते हैं, पर हमेशा 1/μ लगे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1/μ तो तब लग रहा है जब एक तरफ क्या हो, 1 हो। तो आशीष सर अगर दोनों तरफ अलग अलग मीडियम हो तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? क्या कर सकते हो ना, बेसिक कभी गड़बड़ नहीं होंगे। यहाँ μ2 है, यहाँ μ1 है, या तो वो तरीका अपना लो, दोनों तरफ μ1 से डिवाइड कर दो तो ऊपर अपने आप एयर बन जाएगी। और आप ऐसा नहीं चाहते तो स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। तो नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। सही है अजय? बहुत आसान सवाल था ना अजय? सही है। ठीक है, तो नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। तो यहां से आप साइन थीटा सी निकाल सकते हैं, μ1/μ2। तो ये स्टैंडर्ड है, जरूरत नहीं है कि इसको आप याद करें, कोई आवश्यकता नहीं है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जबरदस्ती हम रटें? एग्जाम में कभी अलग अलग मीडियम हो तो भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, सामान्यतः दूसरी तरफ एयर होता है, तब हमेशा आप क्या लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर 1/μ, साइन थीटा बराबर 1/μ। फिर कभी कभार वो म्यू नहीं देता, लैम्डा दे देता है, वेलोसिटी दे देता है, तो आपको आना चाहिए, मैंने बताया था म्यू बराबर c/v। म्यू वेलोसिटी के क्या होता है, इनवर्सली, तो μ2/μ1 होता है v1/v। फिर मैंने आपको सिखाया था v बराबर होता है f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है तो v लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है, तो v1/v2 होता है λ1/λ2। तो ये सब काम आते हैं,
वो आपको म्यू नहीं देगा, वो आपको म्यू नहीं देगा क्योंकि आपको तो स्नेल लॉ के लिए म्यू चाहिए। वो आपको स्पीड दे देगा। वो आपको स्पीड नहीं देगा, वो आपको वेवलेंथ दे देगा। सारे प्रश्न AIPMT में आए हुए हैं। कभी म्यू नहीं देगा तो स्पीड दे देगा, स्पीड नहीं देगा तो आपको वेवलेंथ दे देगा। बोलिए, क्लियर है क्या? कोई समस्या, कोई समस्या, कोई समस्या? तो TIR बहुत आसान सा है। दो बातें याद रखते हैं। पहला, डेंसर से रेडर जाना चाहिए, और जब जब डेंसर से रेडर जाओ तो पिताजी से परमिशन लेना। यहाँ पिताजी से परमिशन का मतलब है क्रिटिकल एंगल देखना। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होगा, याद रखें, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो पक्का पक्का TIR होगा। फिर लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? बता दीजिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। बढ़ता हूं, ठीक है। आइए क्वेश्चन दे। हमेशा पहले आप देखिए, अगर आप डेंसर से रेडर जा रहे हो तो हमेशा पहले परमिशन लीजिए। अब मैं जा रहा हूं √2 से 1, तो स्वाभाविक है √2 क्या है? डेंसर। ये है रेडर। आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए। क्या लाइट दूसरे में जाएगी, नहीं जाएगी, वो कमेंट करना है। बताइए। ब्रजेश कुमार कह रहे हैं TIR होगा। श्रीतम कुमार नायक कह रहे हैं TIR होगा। कल्प जैन कह रहे हैं योर वॉइस नॉट ऑडिएबल। ठीक है, बाहर ही नहीं जाएगा, दृष्टि कह रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो, क्योंकि मैंने आपको कहा जब भी आप बच्चों डेंसर से रेरर जाओ, आदत डाल लो, जब भी डेंसर से रेरर जाओ घर से बाहर तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो साइन थीटा C बराबर 1/μ, म्यू है √2, तो 1/√2 होता है 45 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, और I क्रिटिकल एंगल से बड़ा है।
टेंसर से रेयर भी जा रहा हूं, क्रिटिकल एंगल से बड़ा भी हूं, इसका मतलब पक्का पक्का टीआईआर होगा, पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 60 पे आएगी, 60 पे चली जाएगी, यहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एंगल आर 0 है। तो दो बातें याद रखिए, क्रिटिकल एंगल निकालिए और आप देखिए क्या आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। अगर आपका एंगल क्रिटिकल से बड़ा है और आप डेंसर से रेयर जा रहे हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो पक्का पक्का क्या होगा, टीआई। यहां तक बात सही थी कि मुझे √2 मिल गया, पर परीक्षक बदमाश है, वो इस √2 की जगह कुछ और दे दे तो क्या करो। भाई ने कह दिया लाइट आ रही है 45 डिग्री पर, नीचे एयर है, ऊपर डेंसर है, और ये दे दिया 1.44। अब आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, सेम सवाल है, सेम सवाल है। डेंसर से रेयर जा रहे हो तो पापा जी की परमिशन लो, पहले क्रिटिकल एंगल निकालो, पहले क्रिटिकल एंगल निकालो। आप कहोगे दिक्कत क्या है, बिल्कुल वही तरीका कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल वही तरीका करना है। अब समस्या सर क्या आएगी, क्योंकि जैसे आशीष सर हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं, तो आपने सिखाया था साइन थीटा सी होता है 1/μ। यहां तक मैं खुश था, मैंने म्यू देखा, आपने दिया मुझे 1.44। अब कुछ तो मुझे वैल्यू याद है, पर ये 1/1.44 को डिवाइड करना और उसके बाद उसका साइन इनवर्स लेना, ये तो बड़ा टफ है। यहां मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं थीटा सी निकालने में अनकंफर्ट हूं। ऊपर थीटा सी निकालना आपने बड़ा जल्दी कर लिया था, क्योंकि कुछ वैल्यू आपको रटी हुई थी, तो आपने आराम से ले लिया। परंतु यहां आपको डिवाइड करने में आप फंस गए, डिवाइड भी करो और उसका साइन भी लो। पेपर में आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन, अभी बताता हूं आपको ओरिजिनल सवाल। तो फिर ऐसे सवालों में करें क्या, तो इस तरह का क्वेश्चन का क्या फंडा है, आइए वो सीखें। मैं लास्ट क्वेश्चन फिर से करके दिखाता हूं आपको, आप समझिएगा और फील लीजिएगा कि कितना जबरदस्त ऑप्टिक्स तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप पेपर में सही करे आएंगे। ये √2 था, ये 1 था, ये 60 था। आपसे पूछा था आर बताओ, आपने तो मान लिया, आपने तो मान लिया कि लाइट रिफ्रैक्ट होगी। किसी की हिम्मत हो तो रोक के बताए, फिजिक्स को बताने दो ना कि रुकेगी या नहीं रुकेगी। आप तो मान लो कि लाइट रिफ्लेक्ट होगी, आपने मान लिया, और बिंदास स्नेल्स लॉ लगाओ, होगा जो देखा जाएगा। ऊपर का म्यू √2, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, साइन 60 √3/2, √3 इंटू √2 √6/2। आप कहोगे सर इसमें क्या ट्रिक है। अब आप इसमें सोचिए, जो √6 होता है वो √2 से बड़ा √2 से बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है, क्योंकि √4 तो 2 हो गया, √5 2 से बड़ा,
√6 और 2 से बड़ा, मतलब ये टर्म तो 2 से बड़ी आएगी, और 2 से बड़े में 2 को डिवाइड करोगे तो साइन आ रहा आएगा >1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त। ये बेस्ट तरीका है, आपको कभी क्रिटिकल एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी क्रिटिकल निकालना आसान है और कभी क्रिटिकल निकालना कठिन है। सेम इसी टेक्निक से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां लाइट आ रही है 45 पर, म्यू है आपका 1.44। आपने तो मान लिया कि लाइट जाएगी, आपने तो मान लिया लाइट जाएगी। फिजिक्स को बताने दो, फिजिक्स को बताने दो कि लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। फिजिक्स को बताने दो लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। लगा दो स्नेल्स लॉ, 1.44 sin 45 इज इक्वल टू 1 sin r। 1.44 sin 45 1/√2, 1.44 √2 होता है 1.414। आप मुझे बताएं, डिवाइड नहीं करना, यहीं से सोच के बता दें। 1.44 में जब 1.11 का डिवाइड करेंगे, 1.44 में जब 1.141 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, आंसर आएगा >1, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि नहीं तो आप फंस जाओगे। इसका किताबों में सॉल्यूशन होता है 1.4, 1.√2 बड़ा या 1.41 पढ़ा है, फिर साइन थीटा सी क्या है, क्रिटिकल क्या है। श्रीतम कुमार नायक ने मुझे किताब का सॉल्यूशन भी भेजा है, पर ये इतना आसान तरीका है। आप तो मान लो, आप तो मान लो कि दूसरे मीडियम में जाओगे, फिजिक्स को बताने दो, फिजिक्स को बोलने दो कि लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि गणित आपकी सहायता करेगी। अगर साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, अगर साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो पॉसिबल नहीं होगा रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में लेके चलता हूं, जिससे आपको फील आएगी कि हाँ सर सवाल कैसा आता है। ओरिजिनल क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि जो 2015 में आया था, और आप फील करिए कि इस ट्रिक से वो सवाल कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। नहीं तो आप उसमें फंस जाते हैं, उसके म्यू इतने गंदे हैं। ये लाइट आ रही है, इसमें 3 कलर है, नीला, हरा और लाल, ठीक है। और ये प्रिज्म है। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर रेड कलर अलग है, फॉर ग्रीन कलर अलग है। होता भी है, शायद आपको पता हो, प्रिज्म जब पढ़ेंगे, कॉची रिलेशन आपने सुना हो, तो म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसका म्यू कम होता है। रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा है, तो रेड का म्यू सबसे कम होगा, गिवन है, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं। आपसे पूछा कौन से कलर सेपरेट होंगे, कौन से नहीं होंगे। बाहर रेरर है, 1 है, अंदर म्यू है, ये 1। देखिए रेरर से डेंसर जाएंगे तो कोई परमिशन नहीं है, ये तो सीधे ही आ जाओगे एलोंग द नॉर्मल। मजे की बात है, यहां आपको पिताजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये है डेंसर और ये है रेरर। ये एंगल 45 गिवन है, ये 45 है, तो क्या ये 45 होगा?
ये 45 है तो ये 45 होगा कॉरस्पॉन्ड, और ये 45 है, ये पूरा 90 है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 है, तो बताओ ये क्या होगा 45। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब किताबी सॉल्यूशन तो बड़े खतरनाक हैं, इसका म्यू चेक करो, फिर √2 चेक करो, फिर तीनों को कंपेयर कराओ। आप एक बार में कर सकते हैं। जैसे आपने मान लिया रेड कलर या ब्लू कलर, किसी के लिए भी लगा लीजिए, ब्लू कलर के लिए लगाइए बिंदास, आराम से बताइए स्नेल्स लॉ। ब्लू कलर के लिए बताओ, अंदर का म्यू म्यू, अंदर का एंगल साइन 45, बाहर 1 है और बाहर साइन r। ऑब्वियसली म्यू कौन सा रखेंगे, ब्लू का। ब्लू का कितना है भैया, भैया ब्लू का कितना है 1.47, 1.47 साइन 45 1/√2 1.414। आप खुद बता दीजिए 1.47 में 1.41 का डिवाइड करना नहीं है, करना नहीं है, ऐसे ही बताइए कितना आएगा, मोर देन 1, मोर देन 1 मतलब PIR होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ब्लू कलर ऐसा का ऐसा PIR कर देगा। अब आपको दूसरे नहीं करने हैं, अब आपको पता चल गया मुझे तो यहां रखना है, यहां रखते जाओ। अब सोचो अगर आप यहां ग्रीन का रखोगे, ग्रीन का रखो, यहीं यहीं रखो ग्रीन का, और ओरली सोचो, ओरली सोचो, ग्रीन का है 1.44, 1.44 में 1.41 का डिवाइड करोगे, फिर ग्रेटर देन 1 आएगा, फिर ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब ग्रीन भी ऐसे निकल जाएगा। अब यहीं रखो, यहीं रखो रेड का, यहीं रखो रेड का। आप कहोगे सर नहीं आ रहा समझ में, ले चल रेड का मैं करके दिखा देता हूं तुझे, परेशान क्यों होता है। रेड का 1.39, एंगल सबका 45 है, बाहर 1 है, 1.39 साइन 45 1/√2। अब बता दे बेटा क्या होगा, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। आप खुद देखो ना, मुझे क्या बता रहे हो, आप खुद बताओ। 1.39 में 1.4 ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, इसका मतलब साइन r लेस देन 1, यस रिफ्रैक्शन होगा, PIR नहीं होगा। इसका मतलब लाल कलर, लाल कलर बाहर निकल जाएगा। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। बाकी किताबी सॉल्यूशन तो ये न्यू कौन वो किसका कंपेयर करो, बड़ा क्लियर, बड़ा परेशान हो जाते हैं। ये इतना बढ़िया तरीका है, आप तो मान लो कलर जाएगा, आप तो मान लो झिलमिल कलर बाहर जाएगा, और फिर आप लगा के देख लो, फिजिक्स को बोलने दो कलर जाएगा या नहीं जाएगा। सत्य प्रकाश कुमार पाठक कह रहे हैं सर अगर डिवाइड करने पर 1 आ गया तो क्या होगा, बेटा वो क्रिटिकल कहलाएगा, फिर वो वर्ड सतह पे सरफेस पे चला जाता है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो। कल जैन को यही परेशानी है कि क्या इस वीक में कंप्लीट होगा क्या सर ये टॉपिक। कल जो पुराने मॉड्यूल 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गए हैं, क्या वो हमारे तैयार हैं क्या। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए, उसका होमवर्क होना चाहिए, वो क्वेश्चन बनने चाहिए। नहीं ब्लॉक करने की क्या आवश्यकता है, बच्चे हैं, बच्चे तो पूछते हैं हर साल, पिछले 15 साल से पूछ रहे हैं बच्चे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं।
पर हम जनरल बात करते हैं कि कहाँ कब होगा कब नहीं होगा, तो सब सिस्टम है, बिल्कुल डेट है, इस डेट पर इतने बजे खत्म होगा, कब मॉडर्न फिजिक्स खत्म होगा, कब सेमीकंडक्टर चालू होगा, कब ऑप्टिक्स कब खत्म होगा, मेजर कब हो रहे हैं, अगला मेजर कब होगा, मेजर का सिलेबस क्या है, सब सब लिखा हुआ है। चलिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए चैट बॉक्स पर, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? बहुत बड़ी समस्या थी ये कि कैसे निकालें कैसे निकालें। सबसे अच्छा और आसान तरीका है बच्चों, सबसे अच्छा। चलिए आगे बढ़े। डन 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 है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से ये प्रिज्म वाली बात बढ़िया थी। अब एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो आपने भी सीख रखा है, पढ़ रखा है, और इस पे क्वेश्चन भी काफी आए हुए हैं। तो ये सरफेस है और नीचे पानी भरा हुआ, आज ब्लू है पानी पानी। और आपने यहाँ एक लाइट का सोर्स लगा रखा है, बल्ब है या मछली है, एच है नीचे। ये जो नॉर्मल के अलोंग आएगी वो तो सीधी निकल जाएगी। ये डेंसर है, म्यू, ऊपर रेयर है। अब आप आराम से बताते जाइए क्या होगा। ये लाइट आएगी, अगर इसका एंगल कम है क्रिटिकल से, बाहर चली जाएगी। इसका एंगल भी क्रिटिकल से कम है, बाहर चली जाएगी। इसका एग्जैक्ट क्रिटिकल है तो ये 90 पे जाएगी। अब क्रिटिकल से ज्यादा होगा, वापिस आ जाएगी। क्रिटिकल से ज्यादा होगा, इसी तरह यहाँ क्रिटिकल से कम पे आओगे, ऊपर चले जाओगे। क्रिटिकल से कम पे आओगे, ऊपर चले जाओगे। एग्जैक्ट क्रिटिकल पर आओगे, एग्जैक्ट क्रिटिकल पे आओगे। यहाँ कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो उसको ये बल्ब दिखाई देगा, पर इसके बाद अगर इस पॉइंट के बाद अगर ऑब्जर्वर होगा, यहां अगर खड़ा होगा, तो फिर उसको बल्ब दिखाई नहीं देगा। उसका कारण शायद आप समझ पा रहे हैं कि इसके बाद जो एनर्जी आएगी वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में बोलूं, ये दो एक्सट्रीम है जहां से एनर्जी बाहर निकलेगी। फील कर सकते हैं। अब ये कोन कैसे बना मैं आपको फील करा देता हूं। कोन कैसे बना वो मैं आपको फील करा देता हूं। ये तो नॉर्मल है और ये होगी क्रिटिकल वाला, ये तो इधर आया। ऐसे आप 3 डायमेंशन में पूरा घूमोगे, ऐसे 3 डायमेंशन में पूरा घूमोगे तो पूरा कोन बनेगा, और ऊपर जो टॉप सरफेस है वो सर्कल बनेगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या पूरा कोन बनेगा और ऊपर टॉप सरफेस सर्कल बनेगी। आपसे यहाँ दो दो तीन तीन चार चार तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है, भैया ये जो ऊपर सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस बता दो, रेडियस बता दो। तो बड़ा सरल तरीका है, क्या करें, पहले तो मुझे आप क्रिटिकल एंगल बताओ। तो साइन थीटा सी आपको रटा हुआ है, क्या होता है 1/μ। ये मैंने ट्रायंगल बनाया 9th क्लास, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 1, ये थीटा सी। पाइथागोरस लगाओ तो ये कितना हो जाएगा, √μ² माइनस।
पहले तो इसमें हाँ भर दीजिए। ये मैंने लगाया साइन थीटा सी, और उसकी सहायता से अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। मान लो मुझे tan चाहिए होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस। इसमें क्लियर है क्या, बता दीजिए। अब क्या करें, अब मैं ले रहा हूं ये वाला ट्राइंगल। दिख रहा होगा आपको, यहाँ वापस बना देते हैं। ये आर है, ये एच है, और ये थीटा सी। ये थीटा सी क्यों हुआ समझ में आया, ये थीटा सी था, ये भी थीटा सी होगा, ऑल्टरनेट एंगल। सही है। अब इसमें टेन थीटा सी लगा दी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बताइए, परपेंडिकुलर बताइए आर, बेस एच, टेन थीटा सी 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस। कोई मैथ इतनी पूछता नहीं है, आप आर और एच में रिलेशन याद रखिए। जो रेडियस आती है वो आती है एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस। आर बराबर एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस। सही है क्या। तो कल इस पर बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। नहीं, सरकमफ्रेंस तो पूछने मतलब नहीं है, वो पूछता है या तो रेडियस पूछता है, या ईशा नहीं पूछता है कि उस डिस्क का एरिया बताओ जो इसके ऊपर ढक दें तो कोई भी लाइट बाहर नहीं आए। तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दो बातें वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो आगे कल पढ़ेंगे और इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। ये मैंने आपको हैंडआउट ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। कल टीआईआर के न्यूमेरिकल करेंगे काफी सारे, और आगे बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है। अभिषेक पटेल, अजय, श्रीताम, कृपा शंकर, ठीक है। सौरभ से, ओके बेटा, ओके ओके। कल्प जैन, ओके। दृष्टि, ठीक है बेटा।